सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी, जो कि सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट कोड CS 201 है, साथ ही साथ जो टॉपिक हम कर रहे हैं अभी वह MA 210 और EL 210 में भी सी प्रोग्रामिंग के नाम से जो सब्जेक्ट है उसका कॉमन टॉपिक है। चैप्टर 2 जो है, तीनों ही विषयों का चैप्टर 2 एलिमेंट ऑफ सी है, जिसके अगले भाग में आज हम टॉपिक ऑपरेटर्स के अंतिम भाग में जो बचे हुए हमारे ऑपरेटर्स की टाइप हैं, कंडीशनल ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर्स, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। कंडीशनल ऑपरेटर या इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। द टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं, इसके लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वह है क्वेश्चन मार्क और कॉलन। यह जो सिंबल हैं, दो सिंबल हैं, ये दोनों काम में आते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलम। इज शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। यदि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का पता है इस बारे में कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, तो जो हमारा टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर है वह जो इफ एल्स है उसी के लिए कार्य करता है, उसी की तरह कार्य करता है। जैसा कि आपको मालूम है, इफ स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है, इफ और एक एक्सप्रेशन या कंडीशन होती है हमारी। इस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर ये हमारा इफ एल्स होता है। ये ट्रू ब्लॉक है और ये फॉल्स ब्लॉक है। आपको ध्यान होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इफ कंडीशन, यहाँ पर ये कंडीशन को चेक करता है या एक्सप्रेशन को चेक करता है। यदि ये कंडीशन या एक्सप्रेशन हमें वैल्यू देता है, ट्रू देता है, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो एक ट्रू है या नॉन ज़ीरो है, तो ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा जो ट्रू ब्लॉक है। और अगर ये फॉल्स है तो यह इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा जो कि फॉल्स ब्लॉक है। तो इफ एल्स जो स्टेटमेंट होता है हमारा सी में, जो हमारा टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर है, वह इफ एल्स की तरह बिहेव करता है। इसका सिंटेक्स इस प्रकार से है। इसके सिंटेक्स में हम देखें तो सबसे पहले है हमारे पास एक्सप्रेशन 1, या यहाँ पर आप इसको कंडीशन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई कंडीशन भी हो सकती है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ पर आएगा ये क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन भी हो सकता है या वैल्यू हो सकती है, वैल्यू 1, देन कॉलन वैल्यू 2। तो या तो यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा या यहाँ पर कोई कंडीशन दी हुई होगी, और फिर यहाँ पर दोबारा से एक्सप्रेशन हो सकता है या कोई वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पर भी एक्सप्रेशन या कोई वैल्यू हो सकती है। तो ये इसका सिंटेक्स है। वर्किंग किस तरह से होगी इसकी, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन 1 जो है हमारा, इसको इवैल्यूएट किया जाएगा। जो एक्सप्रेशन 1 है इसको इवैल्यूएट किया जाएगा। अब इसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो यदि इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने पर वैल्यू ट्रू आ रही है या नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है, तो इसके ट्रू होने पर ये इस एक्सप्रेशन 2 जो है
इसको इवैल्यूएट करेगा और इससे जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वह हमारा इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है और इसके फॉल्स होने पर ये एक्सप्रेशन 3 पर जाएगा अगर ये फॉल्स है तो, यानी कि एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 हमारा रिजल्ट बन जाएगा कैलकुलेट होने के बाद, और अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 जो है हमारा वह हमारा रिजल्ट बन जाएगा इवैल्यूएट होने के बाद। यानी कि एक्सप्रेशन 1 कैलकुलेशन के बाद यदि इसकी वैल्यू ट्रू या नॉन ज़ीरो आती है तो जो हमारा रिजल्ट है वह एक्सप्रेशन 2 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आती है एक्सप्रेशन 1 की इवैल्यूएशन के बाद तो यह एक्सप्रेशन 3 को कैलकुलेट करेगा और यह हमारा रिजल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो यह इफ़ एल्स की तरह कार्य कर रहा है, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर कहा था कि दिस इज शॉर्ट हैंड फॉर इफ़ एल्स स्टेटमेंट, की इफ़ एल्स स्टेटमेंट के लिए शॉर्ट हैंड का कार्य करता है। तो ये यहाँ पर ये वाली कंडीशन इफ़ कंडीशन हो गई, इसके ट्रू होने पर ये करेगा और फॉल्स होने पर इसको इवैल्यूएट करेगा। यह है इसकी वर्किंग रहती है। कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर भी इसे हम कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऑपरेंड वैल्यूज़ जो हैं हमारी वह 3 वैल्यूज़ यूज़ की जा रही हैं। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, कि टर्नरी ऑपरेटर वह ऑपरेटर होता है जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि 3 ऑपरेंड काम में लिए जाते हैं, उसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो चूंकि यहाँ पर 3 वैल्यूज़ काम में ली जा रही हैं, एक्सप्रेशन 1, 2 और 3, तो 3 ऑपरेंड पर इसके कार्य करने के कारण इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर किस लिए कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन पर बेस्ड कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है कि ये कंडीशन है या एक्सप्रेशन है, इसके रिजल्ट पर बेस है कि हमारा फाइनल रिजल्ट वैल्यू जो है वो वैल्यू 1 आएगी या वैल्यू 2 आएगी। तो क्लियर है? टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें कि 2 सिंबल यूज़ किए जाते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, और इसमें फर्स्ट वाली कंडीशन या एक्सप्रेशन के ट्रू होने पर सेकंड वाला जो है इसको इवैल्यूएट किया जाएगा और ये रिजल्ट बनेगा, और इसके फॉल्स होने पर फर्स्ट वाली के जो थर्ड वाला है हमारा एक्सप्रेशन या यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी इसको इवैल्यूएट किया जाएगा एज ए फाइनल रिजल्ट। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं हम। इसी चीज़ को लिखा गया है कि एक्सप्रेशन 1 इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 को इवैल्यूएट किया जाएगा इफ़ इट इज़ नॉन ज़ीरो और ट्रू। यदि यह नॉन ज़ीरो है या ट्रू है ये वैल्यू, देन एक्सप्रेशन 2 इज़ इवैल्यूएटेड। एक्सप्रेशन 2 को इवैल्यूएट किया जाएगा एंड इट बिकम्स द वैल्यू ऑफ कंप्लीट एक्सप्रेशन। ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बन जाएगा। कौन सा? एक्सप्रेशन 2। इफ इट इज जीरो, इट इज जीरो मतलब एक्सप्रेशन 1 ज़ीरो है या फॉल्स है, देन द एक्सप्रेशन 3 इज इवैल्यूएटेड। एक्सप्रेशन 3 को इवैल्यूएट किया जाएगा एंड इट बिकम्स द वैल्यू ऑफ कंप्लीट एक्सप्रेशन, और यह हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। जो एक्सप्रेशन है ये उसकी वैल्यू बन जाएगी। अब हम देखते हैं इसको उदाहरण से। फॉर एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास x इक्वल टू आई ग्रेटर देन j। ये हमारी कंडीशन हो गई, एक्सप्रेशन 1 हो गया। फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये वैल्यू 1 हो गई है और ये वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन ना लिखकर यहाँ पर वैल्यूज दी हैं हमने i और j की। इसमें क्या होगा? वैल्यू ऑफ x विल बी i इफ i ग्रेटर देन j, अदरवाइज वैल्यू ऑफ x विल बी j। यानी कि इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को चेक किया जाएगा यहाँ पर कि i ग्रेटर देन j। यदि ये कंडीशन ट्रू है
तब तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, आई, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट में आ जाएगा जे। यानी कि एक्स को वैल्यू क्या असाइन होगी, इस कंडीशन के ट्रू होने पर एक्स की वैल्यू हो जाएगी आई, ये असाइन हो जाएगी ट्रू होने पर, और फॉल्स होने पर जे असाइन हो जाएगी। सपोज आई इक्वल टू है 7 और जे इक्वल टू है 9, तो इस केस में क्या होगा, आई ग्रेटर देन जे को हम चेक करेंगे तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो इस केस में आई 7 और जे 9 होने पर एक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी वह क्या हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, आई ग्रेटर देन जे नहीं है, तो फॉल्स के केस में जे की जो वैल्यू है वह आई को सॉरी एक्स को असाइन हो जाएगी। तो इस केस में वैल्यू हो जाएगी एक्स इक्वल टू 9 हो जाएगी। इसी तरह से यदि आई की वैल्यू सपोज है 9 और जे की वैल्यू है 4, इस केस में कंडीशन जो है हमारी आई ग्रेटर देन जे, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू जे से ज़्यादा है। तो ये कंडीशन ट्रू होने पर क्या होगा, एक्स को आई की वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो एक्स के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी 9, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इसके केस में। तो इस तरह से यह हमारा कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर है। एग्ज़ाम में दोनों में से किसी भी नाम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है या कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो आपको सिंपली ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये सारा इसके अंदर लिखना होगा और एक उदाहरण से इसे समझाना होगा। आगे चलते हैं। आज का अगला ऑपरेटर है हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर, अभी तक जो हमने जितने भी ऑपरेटर पढ़े हैं उनके अलावा कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी सी में अवेलेबल हैं जो कि हम अपने सी के प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो वे स्पेशल ऑपरेटर कौन से हैं वो हम देखते हैं। बिसाइड्स द ऑपरेटर्स डिस्कस्ड टिल नाउ, देयर आर फ्यू अदर इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय द सी लैंग्वेज। कुछ और भी हैं सी लैंग्वेज में जो कि सपोर्टेड हैं। वह कौन कौन से हैं ऑपरेटर्स, सबसे पहला है उनमें से कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर अभी तक जो हमने किया एग्जाम्पल उनमें भी आपने देखा होगा, यूज सिंबल इसके लिए कॉमा यूज किया जाता है, एंड यूज्ड टू सेपरेट वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस। इसको हम सेपरेटर भी कहते हैं, ये सेपरेट करने के लिए काम में लिया जाता है, यूज्ड टू सेपरेट वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन या वेरिएबल को सेपरेट करने के काम में लेते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंट ए कॉमा बी। यहाँ पर ए और बी ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं इंटीजर टाइप के। इससे ज़्यादा अगर हमें लिखने हो तो हम एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और कॉमा ऑपरेटर लगा लगा के हम कितने भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉमा क्या है, सेपरेटर का काम कर रहा है। ये बता रहा है कि ये ए और ये बी ये दोनों जो हैं ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। इसी तरह से हम एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। सपोज फॉर आई इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन 1, कॉमा जे लेस देन 3। अभी आप ये नहीं देखें कि ये सिंटेक्स में फॉर क्या होता है, और क्योंकि अभी आपने ये हमने पढ़ा नहीं है। ये फॉर लूप है जिसका एक सिंटेक्स है जिसमें मैंने क्या किया है, आई को 0 से वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, और ये दो कंडीशन मैंने इसमें चेक करवाई है कि अगर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है और जे की वैल्यू 3 से कम है तभी हमें इसमें लूप में अंदर एंटर होना है। ठीक है, जो भी इसमें लूप में करना होगा वो बाद का विषय है, हम बाद में जब फॉर लूप पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पर अभी के लिए यहाँ देखें तो यहाँ पर हमने ये दो एक्सप्रेशन है आई ग्रेटर देन 1 और जे लेस देन 3, इनको दोनों को किससे सेपरेट किया है, कॉमा से सेपरेट किया है।
इसी तरह से यहाँ पर देखें कि i की वैल्यू 1 से इंक्रीज करनी है और j की वैल्यू 1 से डिक्रीज करनी है। इन दोनों वेरिएबल्स को, या ये भी एक तरह से एक्सप्रेशन ही है, इसको भी हमने कॉमा से सेपरेट किया है। तो जो कॉमा है हमारा वह सेपरेटर की तरह काम में लिया जाता है दो वैल्यूज को या वेरिएबल्स एक्सप्रेशंस को अलग करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल का साइज हमें कैलकुलेट करके देता है या बताता है। रिटर्न्स द साइज ऑफ अ वेरिएबल इन बाइट्स। जैसा कि हमें पता है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उन वेरिएबल्स की मेमोरी में, लोकेशन में कहीं ना कहीं जाके वे स्टोर होते हैं, और वो जब स्टोर होते हैं तो कुछ मेमोरी उनको अलोकेट होती है, कुछ साइज उनको अलोकेट होता है। जैसे कि इंटीजर का 2 बाइट होता है, कैरेक्टर का 1 बाइट होता है और फ्लोट का 4 बाइट होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा? साइज ऑफ ऑपरेटर जो भी हमारा वेरिएबल है जिसको हम लिख रहे हैं, ये साइज ऑफ कीवर्ड है। अगर आपको कीवर्ड याद हो, जब हमने कीवर्ड पढ़े थे, तो साइज ऑफ कीवर्ड है। हम लिखेंगे, सपोज मैंने लिखा है इंट ए फ्लोट एक्स। अब मैं अगर लिखता हूं साइज ऑफ ए, सपोज यहां पर और भी वेरिएबल हैं, एक्स एक वेरिएबल है जिसमें मैं साइज ऑफ ए लेता हूं, और वाई एक वेरिएबल है जिसमें मैं लिखता हूं साइज ऑफ एक्स। थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर x ऑलरेडी हम ले चुके हैं। दूसरे वेरिएबल ले रहा हूं मैं, इंटीजर वैल्यू है a, b और c है, सपोज ये 3 है। तो यहाँ पर क्या होगा, a b और y है, क्योंकि मैंने यहाँ y लिख दिया है इसलिए मैं इसको y ले रहा हूँ। बाकी आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं हम नाम। तो यहाँ पर मैंने लिखा b इक्वल टू साइज ऑफ a और y इक्वल टू दिस। अब हमें पता है कि a जो है इसको मेमोरी में कितना साइज एलोकेट हो रहा है, ये इंटीजर है, तो जो हम कंपाइलर लेके चल रहे हैं, जिसको हम मान रहे हैं, वो 2 बाइट अगर एलोकेट करता है किसी भी इंटीजर वेरिएबल को, तो यह क्या करेगा, यहाँ पर b के लिए वैल्यू ये क्या कैलकुलेट करके देगा, साइज ऑफ ऑपरेटर। ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा कितनी, जितना इसने वेरिएबल a ने मेमोरी में साइज अलोकेट किया गया है इसको, वह वैल्यू। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह से y में क्या करेगा, ये x को जितनी मेमोरी एलोकेट हुई है, जो बाइट में एलोकेट हुई है मेमोरी, वो वैल्यू दे देगा। तो अगर मैं मानूं कि फ्लोट को 4 बाइट एलोकेट हो रहे हैं, क्योंकि x फ्लोट वेरिएबल है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो b और y की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, आउटपुट में देखूंगा, तो ये वैल्यू मुझे देगा b की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, ये मुझे देगा। अब यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर लिखा है वेयर a इज इंटीजर विल रिटर्न 4। तो ये यहाँ पर ये मान रहा है कि जो हमारा कंपाइलर है वह इंटीजर को 4 बाइट अलोकेट करता है, इसलिए यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वह 4 आ रहा है। और अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, हम ये मान रहे थे कि जो हमारी मशीन है वह 2 बाइट अलोकेट करती है इंटीजर को। और ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कितनी मेमोरी अलोकेट होगी किसी को, यह उस मशीन पर डिपेंड करता है कि वह मशीन किस तरह से ये एलोकेशन करती है, कंपाइलर किस तरह से एलोकेशन के काम को करता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा एंड ऑपरेटर, जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में एम्परसेंड कहते हैं। ये एंड का जो साइन है, ठीक है, ये हमने देखा था बिटवाइज एंड का काम भी करता है, और 2 बार लिख दिया जाए तो लॉजिकल एंड का भी काम करता है। और अगर पॉइंटर्स के साथ में इसको यूज़ किया जाए, मैं अगला भी साथ में ही ले रहा हूँ, क्योंकि यह भी जो वेरिएबल है हमारा एस्टेरिस्क बोलते हैं, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में एस्टेरिस्क, और साधारण भाषा में इसे हम स्टार कहते हैं।
ये दोनों ही पॉइंटर में काम में लिए जाते हैं। ये दोनों जो ऑपरेटर हैं, जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारा 7वां या 8वां चैप्टर है पॉइंटर का, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं ये क्या करता है। तो एम्परसेंड ऑपरेटर जो है हमारा, वह रिटर्न करता है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। एड्रेस का मतलब क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी, सपोज ये मेमोरी है जिसके अंदर हमारे वैल्यूज़ स्टोर हो रही हैं, सपोज इस तरह से ये मेमोरी लोकेशंस हैं। तो जैसे कि हम नॉर्मली घरों में रहते हैं और हमारा एड्रेस होता है, वैसे ही मेमोरी में जब कोई वैल्यू स्टोर होती है तो उसको भी एड्रेस अलोकेट होता है। अगर ये एक लोकेशन 2 बाइट के बराबर है तो ये पहली लोकेशन का एड्रेस होगा 2000, अगली लोकेशन का एड्रेस होगा 2002, फिर 2004, इस तरह से चलेगा। अब मान लीजिए कि ये ए जो वेरिएबल है ये हमने स्टोर किया है और ये लोकेशन 2000 पर जाकर स्टोर हुआ है। तो यदि मैं एम्परसेंड ए लिखता हूँ तो एम्परसेंड ए का मतलब है वैल्यू ये हमें देगा 2000, जो इस ए वेरिएबल का एड्रेस है, यानी कि जिस लोकेशन पर ये स्टोर है वह वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिटर्न्स द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। एक्चुअल एड्रेस क्या, वो एड्रेस जहां पर कि ये वेरिएबल स्टोर हुआ है मेमोरी के अंदर। और जो एस्टेरिस्क है ये देता है पॉइंटर टू अ वेरिएबल, ये वैल्यू देता है, इसे हम कहते हैं, जो ये एंड है इसको हम ऑपरेटर को कहते हैं एड्रेस ऑफ। ठीक है, ये एड्रेस देता है और इसे हम कहते हैं वैल्यू एट, यानी कि अगर लिखा है स्टार ए तो यानी कि वैल्यू एट एड्रेस ए। ए की जो भी एड्रेस था, सपोज यही वाला एग्जांपल लूँ तो ए का एड्रेस क्या है 2000, तो इस 2000 एड्रेस पर, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, सपोज यहाँ पर वैल्यू ए की 5 है तो ये यहाँ पर वैल्यू कितनी स्टोर होगी, 5 स्टोर हो रखी है। तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ से 5 रिटर्न कर देगा। मतलब एड्रेस एट जो भी यहाँ पर वेरिएबल लिखा है हमने, उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो हमें ये रिटर्न कर देगा। बाकी विस्तार से इसे हम जब पॉइंटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये उसका भाग है। अभी हमें केवल ये याद रखना है जो अभी हमने डिस्कस किया है, कि ये कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज में, जो कि हम अपनी प्रोग्राम्स में काम ले सकते हैं। इसके साथ ही ऑपरेटर वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं वह कंप्लीट हो गया है। हमने देखा कि कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं और वे किस तरह से कार्य करते हैं। इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको कोई समस्या हो ऑपरेटर्स या किसी अन्य टॉपिक्स पर, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी यदि आप कोई फीडबैक मुझे देना चाहें, जिससे कि हम आगे आने वाली जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसको मैं इम्प्रूव कर सकूं। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।